नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा वो आईआर का वीडियो होगा। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन ही मैं करवाता हूँ। आज आईआर मैं करवा रहा हूँ और मंडे से फिर आपका आज का भी न्यूज़ मैं करवा दूँगा। समय थोड़ा सा कम मिल रहा है आजकल मुझे, इसी कारण से मुझे एडजस्ट करना पड़ा है कि सैटरडे को मैं आईआर का कम से कम एक लेक्चर ले लूँ। और आईआर में बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ। बहुत पहले जब ऑफलाइन मैंने पढ़ाया थोड़े दिनों, तो उस दौरान भी मैंने आईआर और करंट पढ़ाया था। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, क्या आईआर या कोई भी विषय पढ़ने का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक आप उस पर आंसर राइटिंग ना कर पाएँ। तो मैं जो आपको समझाऊंगा आप उसका आंसर राइटिंग कर पाएंगे, इस हद तक मैं आपको ले आऊँगा। यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी आप लिख पाएंगे और बीपीएससी के अकॉर्डिंग भी लिख पाएंगे आप। ओके, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या पढ़ेंगे आज? भारत और यूएस का रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है। एक वेबसाइट है बीपीएससी का नया वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in। ये बीपीएससी के वेबसाइट का नया यूआरएल है। कृपया इसी से अपने सारे अपडेट प्राप्त करें। और बीपीएससी ने अब नया ट्विटर अकाउंट भी बनाया है, तो वहाँ पर भी आप उसके अपडेट वगैरह देख सकते हैं। इसमें यह है कि कल बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने बताया कि 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था और 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, दोनों के फाइनल आंसर की जारी कर दिए गए हैं। फाइनल आंसर की जारी कल कर दिए गए हैं। दोनों में से 4 सवालों को डिलीट किया गया है। आई रिपीट, डिलीट किया गया है। बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं उसमें ये पूछ रहे हैं कि अब फाइनल आंसर की से उनके मार्क्स 96 किसी के बन रहे हैं, किसी का 102 बन रहा है। देखिए, कट ऑफ का मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे मुश्किल है इस बार का कट ऑफ गेस करना। पिछली बार 69 बीपीएससी में सवालों के स्तर जो थे वो थोड़े से बढ़ गए थे, इसलिए बच्चों के मार्क्स गिर गए थे, ड्रॉप हो गए थे। कोई बच्चा उससे नाराज़ नहीं हुआ था क्योंकि उनको लगा कि हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। बच्चे नाराज़ नहीं हुए थे। इस बार सवालों का स्तर जो है इन्होंने बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, फिर भी बच्चों के मार्क्स जो हैं तुलनात्मक रूप से कम हो गए। जितने कॉन्फिडेंट होकर वो बीपीएससी के बच्चे गए थे, जो कोर बीपीएससी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स कम हो गए। बाकी जो एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स तुलनात्मक रूप से बढ़ गए। ये हुआ है इस बार, आपको ही पता होगा। 4 तारीख के पेपर भी अलग था 13 तारीख से, तो यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार का दोनों पेपर अलग, और इस बार का दोनों पेपर भी एक दूसरे से बहुत अलग है। इसलिए इस बार कट ऑफ को गेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या इस 4 क्वेश्चन का बोनस मार्क्स मिलेगा आपको? कभी नहीं। बीपीएससी कभी बोनस मार्क्स नहीं देती है। आप देखिएगा, बीपीएससी का इतिहास है, बीपीएससी कभी भी बोनस मार्क्स नहीं देती है। वो क्या करती है, डिलीट कर देती है क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को डिलीट करने के पश्चात से 146 अब क्वेश्चन हो गए। 150 में से 4 चले गए, तो 146 क्वेश्चंस के आधार पर वो कट ऑफ को जारी करेगी। 146 क्वेश्चन के आधार पर दोनों एग्जामिनेशन कट ऑफ जारी करेगी। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि क्या दोनों एग्जाम के जो हुए हैं 4 तारीख और 13 तारीख को, दोनों का कट ऑफ अलग अलग जारी करती है या दोनों का कट ऑफ स्केलिंग करके एक ही साथ जारी करती है? जैसा बीपीएससी के ज्वाइंट सचिव महोदय हैं, उन्होंने बोला था कि हम स्केलिंग करने जा रहे हैं। तो स्केलिंग में बीपीएससी के अपने हाथों में होगा कि कितना कट ऑफ वो तय करेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्केलिंग का प्रोसेस, जल्दी समझ में नहीं आता है, बड़ा ही अनडिफाइंड टाइप का है, सच बताऊं आपको तो स्केलिंग के पश्चात से कट ऑफ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। 4 क्वेश्चन रहता तो भी, हटाया है तो भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले जितना अनुमान था, मेरा अनुमान था, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हो जाऊं, कि पिछले साल से 5 नंबर ज़्यादा के आसपास का कट ऑफ जा सकता है। उतने के आसपास ही रहने की उम्मीद है पूरी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके मार्क्स ड्रॉप हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 110 115 जा रहा है, या अतिशयोक्ति हो जाएगा, मुझे जैसा लग रहा है। और ऐसा भी नहीं होगा कि 80 75 जाएगा, ये भी अतिशयोक्ति हो जाएगा। एवरेज जो रहता है 65% के आसपास का कट ऑफ का मार्क्स रहेगा, 60 to 65% जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी दोनों एग्ज़ाम का स्तर अलग है, तो फिर हम 26 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस समय भी देख लेंगे। आज के वीडियो को हम लोग शुरुआत करेंगे, उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि उत्तर लेखन जो आप आईआर पढ़ेंगे या कोई भी विषय पढ़ रहे हो, अभी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हो। एनसीईआरटी तो ज़रूरी ही हो गया है। इस बार पीटी में बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। साइंस में तो गुरु डिट्टो कॉपी पेस्ट किया इन्होंने एनसीईआरटी से। इस बार मैं 70 बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। किसी दिन मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से इन्होंने साइंस में सवाल पूछा, जो कि इस बार के पेपर में 70 बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो 4 तारीख का हो या 13 तारीख का हो, 2 ही सब्जेक्ट के सवाल थोड़े बहुत कठिन थे। एक ज्योग्राफी के सवाल थे कठिन
और एक साइंस का सवाल जो था वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था बच्चों को। यही तो था, आपने देखा होगा 13 तारीख के पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल भी थोड़े से अच्छे स्तर के थे। पेपर मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान आया हुआ था। एग्जामिनेशन हॉल में माहौल बिल्कुल अलग होता है, आपको रूम पर भले आसान लग सकता है। तो ज्योग्राफी और साइंस के सवाल मैक्सिमम इन्होंने एनसीईआरटी से डाले थे। तो जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, उसका खुद से भी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अवश्य ही कीजिएगा, ज़रूर ही कीजिएगा। कोई बात नहीं, बच्चों जैसे लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। वो बोलते नहीं हैं कि लंगड़ा कर ही चलो, लेकिन चलो, चलना ज़रूरी होता है, लिखना ज़रूरी होता है। देखकर ही शुरुआत में लिखो, लेकिन लिखो। कलम चलेगा ही नहीं आपका तो कैसे आप ऑफिसर बनेंगे? सोचने वाली बात है ना ये। चलिए शुरू करते हैं। आईआर का आज अपना लेक्चर डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे सवालों को टैकल किया जाता है। आज का अपना टॉपिक होगा भारत और अमेरिका का संबंध होगा। पिछले वीडियो जो मैंने आईआर का डाला था उसमें मैंने बताया था कि आईआर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। उसमें मैंने समझाया था कि भारत और यूएस का रिलेशन पहला टॉपिक था। तो वो जो टॉपिक मैंने दिया है उसको आप देखिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिटेल में वीडियो लेक्चर्स लाएंगे और आप पढ़िएगा। पढ़ करके इसको लेखन का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको कहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वैसे ऑनलाइन अगर आपको कोई भी आईआर का टॉपिक पढ़ना होता है तो आप क्या सर्च करेंगे? भारत, इंडिया, यूएस रिलेशन, यूपीएससी हिंदी। ये गूगल पर आप बस इतना लिख दीजिए, इंडिया यूएस रिलेशन यूपीएससी हिंदी। बहुत सारे कोचिंग संस्थान के वेबसाइट खुल जाएंगे, जैसे दृष्टि का खुल जाएगा, संस्कृति आईएएस का, नेक्स्ट आईएएस का, इंडियन एक्सप्रेस का आपको आर्टिकल मिल जाएगा, द हिंदू का आपको आर्टिकल मिल जाएगा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू वाले पैसे पर आजकल ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने आर्टिकल को ना पेड वर्जन में डाल देते अच्छे आर्टिकल को। तो ये सारे कोचिंग संस्थानों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैंने 3-4 वेबसाइट से उठाया है कंटेंट को ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस है उस पर आपको वीडियो लेक्चर के एक दिन के पश्चात मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा आईआर का। ओके, देखिए अब सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। लेक्चर शुरू करते हैं, लंबा होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सवाल पूछा जाता है, जब भी आईआर से पूछा जाएगा तो कोई भी चीज़ आप लिखते हैं ना, शुरुआत करते हैं तो उसके इंट्रो सेक्शन में ये डालिए। सुनिएगा जरा, आंसर राइटिंग सिखा रहा हूँ मैं। इंट्रो सेक्शन में जब भी आईआर या करंट का कोई टॉपिक से सवाल पूछा गया है तो इंट्रो में वही चीज़ डालिए जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा हो। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज पूछे कि भारत और यूएस का रिलेशन जो है उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। सबसे आसान सवाल हो गया, टिप्पणी कीजिए भारत और यूएस रिलेशन का, सबसे आसान सवाल हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? इंट्रो में क्या लिखेंगे? सबसे हाल घटनाक्रम क्या है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप महोदय हैं, ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। उसके पश्चात से भारत और यूएस का रिलेशन चर्चा में है। इंट्रो हो गया अपना 2 लाइन का। अब टिप्पणी करना है, तो टिप्पणी करने में क्या क्या देखते हैं हम लोग किसी भी आईआर के रिलेशन में कि हमारा छोटा सा इतिहास लिख देंगे कि हमारे संबंधों का इतिहास क्या है। सवाल के अनुसार चेंज हो सकता है। अगर सवाल कुछ और पूछा है तो इतिहास लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा आर्थिक रिलेशन क्या है, सवाल मैंने क्या दिया है, टिप्पणी कीजिए बस। हमारा सामरिक रिलेशन क्या है, जिसको स्ट्रैटेजिक बोलते हैं, ये इकोनॉमिक हो गया, ये हिस्ट्री हो गया रिलेशन का, मैं बाइलिंगुअल रखने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, हमारा और क्या हो सकता है भाई, तो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, हमारा रिलेशन का सांस्कृतिक पहलू क्या है, और अंत में फिर आ जाएगा चैलेंजेज क्या है, और उसके पास से आ जाएगा वे फॉरवर्ड, यानी कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ये 4-5 डायमेंशंस होते हैं किसी भी उत्तर लेखन के लिए आईआर में। क्या बोला मैंने? पहले हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक पहलू उसका क्या है, फिर उसका स्ट्रेटजिक पहलू क्या है, अगर स्ट्रेटजिक है तब तो, फिर उसका पॉलिटिकल पहलू क्या है भाई, फिर कल्चरल एस्पेक्ट है क्या कुछ, फिर चैलेंजेज होंगे कुछ, फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इंपॉर्टेंस हो सकता है, वे फॉरवर्ड हो सकता है। इतने सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, और भी डायमेंशन खुल सकते हैं। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है शानदार, अभी सबसे छोटा मैंने क्या दिया टॉपिक, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए अगर बोलता है, या स्पष्ट कीजिए बोलता है, या चर्चा कीजिए बोलता है, तब आपको सारे एस्पेक्ट उसमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में ही आईआर के सवाल पूछे जाएंगे। और अगर मुझे विशेष रूप से बोलता है, सवालों की प्रकृति बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सवाल का नेचर कि सवाल पूछा क्या गया है। अगर मुझसे सवाल ये पूछता है, ध्यान दीजिएगा, सही से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा लिखना, कोई क्लास की ज़रूरत नहीं होती आईआर के लिए। अगर मुझसे पूछता है कि हाल
हाल ही में यूएस, मैंने लिखा है बच्चों को, जीएस में लिखवाऊंगा अभी कुछ दिनों के बाद, यूएस और इंडिया रिलेशन में कौन कौन से चैलेंजेस देखे गए हैं, कौन कौन से चैलेंजेस देखे गए हैं। चैलेंजेस पूछ दिया उसने क्वेश्चन में। क्या इसमें केवल चैलेंज लिखना है? थोड़ा सा शुरुआत इंट्रो करेंगे, उसका थोड़ा सा हम दोनों का रिलेशन लिख देंगे, उसका चैलेंजेस को सबसे ज़्यादा लिखेंगे, फिर इसका समाधान लिखेंगे। कोई भी चुनौती लिखते हैं तो उसका समाधान ज़रूर लिखना पड़ता है। किसी भी आंसर में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, किसी में भी अगर आप चैलेंज लिख रहे हैं तो उसका समाधान ज़रूर लिखना होता है। फिर हम उसका समाधान लिख देंगे, फिर हम एंड कर देंगे। ये क्या हो गया? सवाल मैंने पूछा था कि चुनौती कौन कौन सी है। अब इसी प्रकार से इकोनॉमिक पहलू मैं पूछ सकता हूँ, पॉलिटिकल पूछ सकता हूँ, लेकिन इतना अलग अलग पहलू इसलिए आईआर में, बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है क्योंकि बीपीएससी में लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल होते हैं। 4 पेज में भारत यूएस के रिलेशन में कल्चरल एस्पेक्ट आप क्या लिखेंगे? नहीं है, उतना सारा है ही नहीं। इसलिए आपसे 2-3 पहलुओं को जोड़कर, 2-3 डायमेंशंस को जोड़कर आपसे पूछा जाता है। ओके, तो अब पढ़ें कैसे? पढ़ेंगे इस प्रकार से, आपके पास में एक शॉर्ट नोट्स जैसा तैयार होना चाहिए। पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा ही, आप ऑनलाइन भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, अपने पास में अगर आपके पास ऑनलाइन फॉर्मेट होता है, या नोट डाउन कर सकते हैं पीडीएफ से। अगर आपको पीडीएफ दे देता हूं तो दोबारा मेहनत मत कीजिएगा नोट डाउन करने का, उससे अच्छा होगा कि आप उत्तर लेखन कर लें उसका। देखिए क्यों है चर्चा में। हाल ही में बेंगलोर में एक कॉन्सुलेट खुला है यूएस का। उसके अलावा और क्यों चर्चा में है, तो डोनाल्ड ट्रंप महोदय जो हैं ये यूएस के 46वें प्रेसिडेंट बनने वाले हैं फिर से, तो उसके कारण से भी भारत और अमेरिका का रिलेशन चर्चा में है। और क्या है भाई, तो उन्होंने बोला है कि हम आने वाले समय में टैरिफ लगा सकते हैं भारत के सामानों पर, जिससे क्या होगा, भारत का सामान वहाँ पर महंगा बिकेगा। क्यों भाई, क्यों 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 होना चाहिए हर चीज़ में, क्यों टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं? भारत और यूएस का जो व्यापार है ये भारत के पक्ष में झुका हुआ है। माने कि भारत यूएस को बेचता ज़्यादा है और यूएस से खरीदता कम है, बेचता ज़्यादा है भारत। वहीं पर चीन के साथ रिलेशन जो है, चीन और भारत का ये क्या है, तो चीन से भारत खरीदता ज़्यादा है और बेचता कम है। और चूंकि हर देश को ये अधिकार होता है कि वो अपने देश का व्यापार घाटा कम करे, यूनाइटेड स्टेट को भी अधिकार है कि वो अपने देश का व्यापार घाटा कम करे, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति महोदय जो हैं उन्होंने बोला था कि हम आएंगे तो भारत और चीन जैसे जो देश हैं जिनके कारण से अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ता है, उन पर हम कुछ प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। ये उन्होंने बोला था। चूँकि वो बिजनेस माइंडसेट के इंसान हैं, बिजनेस बैकग्राउंड है उनका, इसीलिए इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया था। वो यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट की नीति पर लागू करते हैं, जिसके तहत अमेरिका को हर चीज़ प्रथम स्थान पर रखा जाए, प्रायोरिटी हर चीज़ में अमेरिका को मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। ये क्या हो गया, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, वो भूमिका होगी। इंट्रो में जो आप लिखेंगे उसमें इंट्रो में आप ये लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के दौरान। ये अमेरिका का मैप है, ये कनाडा है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है। ग्रीनलैंड पर इन्होंने बोला है कि हम कब्जा कर लेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर यूएसए का गल्फ कर देंगे, गल्फ ऑफ यूएसए कर देंगे, इस प्रकार का इन्होंने बोला है। पनामा नहर पर भी इन्होंने बोला है कि हम कब्जा कर सकते हैं। ये सभी इनका बयान है, किनका, तो डोनाल्ड ट्रंप जी का। और भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं, दरअसल बात यहाँ पर ये होती है, शीत युद्ध का समय था, कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर के दौरान हुआ क्या था कि भारत ने नाम की नीति अपनाई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपने आप में ही रहेंगे, अलग थलग रहेंगे। लेकिन भारत का फिर भी झुकाव किसके तहत में रहा, किसके तरफ में, तो यूएसएसआर के तरफ में रहा है, यूएसएसआर के तरफ में रहा है। भले हमने नाम को आगे बढ़ाया, लेकिन यूएसएसआर की तरफ में हमारा झुकाव रहा है। और अपने बगल में जो पाकिस्तान है वो हमेशा से ही, इतिहास से ही अमेरिका का पिछलगू बनकर रहा, अमेरिका के पीछे पीछे ही वो चला हमेशा। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन शानदार थे। आप जो देखते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास में F-15 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जो एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, वो सारे के सारे फाइटर जेट्स वगैरह उनको कब मिले, तो इसी लाभ के कारण से मिले उनको। आज भी अमेरिका यही करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समान स्थिति को मेंटेन करने के लिए हमेशा पाकिस्तान को डॉलर में, हथियारों में, तरह तरह की चीज़ों के माध्यम से सपोर्ट करता आया है, ताकि एक पक्ष में ना झुक जाए सारा कुछ। ये अमेरिका की नीति रही हमेशा। दो अपने दुश्मनों को क्या करते हैं, तो मजबूत करते हैं। आपका जो दुश्मन है उसको भी मजबूत करेंगे और आपको भी मजबूत करेंगे, फिर लड़ो, फिर हथियार बेच लेंगे। चलिए आ जाइए, यहाँ पर आते हैं।
भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता है क्या, कॉमन क्या है दोनों देशों के बीच? पहला क्या हो गया? डेमोक्रेसी। दूसरा क्या हो सकता है भाई? और कॉमन देखते हैं क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बनाए रखने सहित साझा मूल्यों पर आधारित है कि इंटरनेशनल लेवल के जो नियम कानून कायदे हैं वो बने हुए रहें, डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है भारत और अमेरिका के रिलेशन के बीच में। जो भारत और चीन के बीच में एक चीज़ है, भारत में लोकतंत्र है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, फिर भी चीन ने प्रगति की है। हालांकि इस पर आ जाते हैं कि अमेरिका और भारत का रिलेशन इसलिए भी अच्छा होता है, माना जाता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। अमेरिका लोकतांत्रिक वैल्यू को सपोर्ट करता है, इसलिए भी भारत के साथ उसके रिलेशन सही हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन हुआ क्या, उस पर भी आएंगे कि कब से हमारा रिलेशन अच्छा होना शुरू हुआ। 1991 में हमने एलपीजी की नीति अपनाई थी। एलपीजी की नीति अपनाई। 1999 में कारगिल वॉर हुआ। उसके बाद से अमेरिका पर 9/11 का अटैक हुआ। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में क्या किया? अफ़गानिस्तान में अटैक करना शुरू किया, आपको पता ही होगा। उसके पश्चात से भारत और अमेरिका का रिलेशन सही होना शुरू हो गया 9/11 के पश्चात, क्योंकि उससे पहले हम दुनिया भर में बोलते थे कि आतंकवाद नामक कोई चीज़ है जो पाकिस्तान से प्रचारित हो रही है, तो कोई भी नहीं मानता था इस चीज़ को। जब 9/11 का अटैक हुआ उसके पश्चात से उन्होंने माना इस चीज़ को और हमारे रिलेशन धीरे धीरे करके सही होने लग गए। 1991 में एलपीजी के अलावा एक और घटना घटित हुई थी, वो यूएसएसआर का फॉल हो गया था और इसी के पश्चात भारत ने एलपीजी की नीति अपनाई। भारत ने इजराइल के साथ में और भारत ने अमेरिका के साथ में इसी के बाद से रिलेशन अपना अच्छा करना शुरू कर दिया। जिसके इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन होंगे उसके अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन होंगे, जिसके अमेरिका के साथ रिलेशन ख़राब होंगे उसके इजराइल के साथ भी रिलेशन ख़राब होंगे। तो 1991 के बाद यूएस और भारत का रिलेशन क्यों अच्छा होना शुरू हो गया? क्योंकि यूएसएसआर का फॉल हुआ और भारत और इजराइल के रिलेशन अच्छे हुए और इजराइल की मदद से भारत ने यूएसए के साथ भी अपने रिलेशन को प्रगाढ़ करना शुरू किया। उसके बाद आपको दिखेगा कि डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप सबके भारत यात्रा होते हैं और परमाणु डील पर भी हमने साइन किया था। कितना सारा कुछ मैंने आपको बताया। चलिए समझते हैं अब आगे के पॉइंट को। दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप 2022-2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। सबसे बड़ा भागीदार कौन सा है? तो यूएसए ही हमारा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.6 के बरसकर। देखिए क्या है ये, क्या है ये? आंकड़े हैं। जो आप उत्तर लेखन करेंगे, आर्थिक पहलू को लिखेंगे तो आपको आंकड़े देने पड़ते हैं। 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि वर्ष 21-22 में यह 119.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। एक समय में 1991 से पहले हमारा व्यापार बहुत कम हुआ करता था, यहाँ तक कि जो 1975 का बांग्लादेश वॉर है उसमें 71 का बांग्लादेश वॉर है, उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका ने खुलेआम पाकिस्तान की मदद भी की थी। कारगिल वॉर में हमने अमेरिका से बोला कि हमें जीपीएस तकनीक दीजिए, हमें मदद मिलेगा पाकिस्तान के सैनिकों को पहचानने में कि कहाँ पर हैं हिल पर बैठे हुए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे किसको? पाकिस्तान को। ये भी हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो हमने अमेरिका से कई सारे बड़े बड़े हथियार भी खरीदे हैं, इकोनॉमिक रिलेशन भी अच्छा किया है, पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छा किया है, क्वाड जैसे संगठन में भी भागीदार हम बन गए हैं। 2022-23 अमेरिका के साथ निर्यात 2.81% बढ़कर 78.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि वर्ष 21-22 में यह 76.18 बिलियन डॉलर था और आयात लगभग 16% बढ़कर 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। हमारे आयात और निर्यात जो दोनों हैं, ये दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे बढ़ गए हैं, इकोनॉमिक रिलेशन हमारा मजबूत हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ पर हम सहयोग करते हैं? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, G20, दक्षिण पूर्व एशियाई का संगठन आसियान, क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच जो है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, WTO सहित बहुपक्षीय संगठनों में निकटता के साथ सहयोग करते हैं। इसके अलावा एक और है क्वाड है, क्वाड में भी हैं हम लोग और I2U2 का भी हिस्सा हैं। इंडिया, इजराइल, US, UAE इसका भी हिस्सा हैं। ये 4-5 संगठनों का नाम लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कहाँ कहाँ पर सहयोग करते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का स्वागत किया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों का समर्थन किया था, जिससे भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया। हमेशा से अमेरिका ने भी ये बोला है कि भारत को किस में शामिल करना चाहिए, तो परमानेंट जो मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें शामिल करना चाहिए। इसके अलावा भारत हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी करने वाले 12 देशों में से भारत एक है। भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो टॉपिक होता है ना, आपको ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि भारत और यूएस के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का सहयोग है, इसकी चर्चा कीजिए। तो वहाँ पर आप ये लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऐसी कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहाँ पर भारत और यूएस एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हुए चलते हैं। पहला हो जाएगा यूएनएससी की चर्चा कर सकते हैं आप, क्वाड की चर्चा कर सकते हैं, I2U2 की चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा कितने सारे संगठन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, जिसमें G20 आसियान देशों का रीजनल फोरम है, जिसमें यूएस और भारत दोनों भागीदार देश हैं। इस प्रकार के संगठनों की आप चर्चा कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी है, उसकी चर्चा कर सकते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है, इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। ये सारे वो संगठन या संस्थाएँ हैं जहाँ पर भारत और यूएस साथ मिलकर काम करते हैं। WTO में तो यूएस ने भारत पर केस भी कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल हो गया। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुगांव में है, उसमें भी शामिल हो गया। 2022 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भी शामिल हो गया है। अब रक्षा सहयोग हम दोनों के बीच में क्या क्या है, सबसे पहला हमने क्या देखा, इतिहास देखा हमने, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि शीत युद्ध के दौर में, कोल्ड वॉर के दौर में हमारा रिलेशन बहुत ख़राब था। 1991 के बाद, जिसमें USSR जो है उसका फॉल होता है, कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है, भारत इजराइल और भारत US रिलेशन वहाँ से शुरू हो जाते हैं। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। उससे पहले हमारी पॉलिसी थी संरक्षणवाद की, और उसके बाद से हमारा पॉलिसी हो गया लिबरल। ओके, अब रक्षा सहयोग क्या क्या है, अब एक अगला डायमेंशन है जिसमें हम लोग डिफेंस में देखेंगे क्या क्या हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं। भारत अब अमेरिका के साथ सभी 4 मूलभूत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक का नाम है लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज, अगला है कॉमकासा जिसमें संचार संगतता और सुरक्षा समझौता है। ये 4 बड़े बड़े समझौते हैं जो अमेरिका के साथ भारत ने साइन किए हैं। अगला है बेका 2020 में साइन किया है, और GSOMIA जबकि सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा बहुत लंबे समय से हस्ताक्षर किए गए थे। इसके विस्तार औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये सारे वो हैं जिसमें डिफेंस में 4-5 बड़े बड़े पैक्ट हैं जिसको हमने साइन किया है। अमेरिका हमेशा से चाहता रहा कि भारत नाटो का भी मेंबर बन जाए, लेकिन भारत सरकार का एक क्या है, भारत सरकार का एक मंत्र है कि हम दुनिया में कभी भी किसी भी सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सैन्य संगठन या सैन्य गठबंधन में अगर कोई बनता है तो हम उसका हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे। इससे क्या होगा, इससे उल्लंघन हो जाएगा नाम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का उल्लंघन हो जाएगा। भारत किसी एक पक्ष में दिखेगा, इसलिए भारत आज तक किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता है। क्वाड को भी अमेरिका ने कोशिश की थी कि सैन्य गठबंधन बनाया जाए, लेकिन भारत ने उसको नहीं बनने दिया। भारत से शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियार उपलब्ध नहीं हो सके थे। पिछले 2 दशकों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे हैं। क्यों नहीं हो सके थे शीत युद्ध के दौरान? क्योंकि भारत जो है ये या तो USSR के पक्ष में था या तो किसी के पक्ष में नहीं था। वहीं पाकिस्तान को इस दौरान में कई सारे हथियार मिले थे। क्यों मिले थे भाई? इसीलिए मिला था क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के सहयोग के साथ चल रहा था शीत युद्ध के दौर में। अपने देश के आज़ादी के पश्चात से बहुत सारे ऐसे लोग रहे संविधान सभा में जिन्होंने, ये कहाँ से मैंने पढ़ा है तो ये आप भी पढ़ सकते हैं NCERT से, जैसे डॉक्टर अंबेडकर हो गए, राजगोपालाचारी हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए। ये सारे ऐसे लोग माने जाते थे जिन्होंने आज़ादी के पश्चात ही बोला था कि भारत को USA के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पर नेहरू जी और भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला था कि भारत को अपने सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए और USSR का थोड़ा बहुत सहयोग हम ले सकते थे। ये भी पक्ष मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ें। वैसे अच्छा ही किया भारत ने USSR का या अमेरिका का या किसी का भी सहयोग नहीं लिया।
नहीं तो हमारी भी कंडीशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसी होती। आत्मनिर्भरता आज़ादी के पश्चात ही हमने अपनाया था, जिसका परिणाम है कि आज हमारी इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और दुनिया के सबसे समृद्ध राष्ट्रों में अपना नाम आएगा कुछ दिनों के पश्चात। 2043 तक हमने डेवलप्ड होने का नाम रखा है, मतलब एम रखा है। भारत और अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं क्वाड फोरम मालाबार में 4 भागीदारों के साथ व्यापक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, लघुपक्षीय अभ्यास में संलग्न है। मध्य पूर्व में एक और समूह I2U2, जिसे भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका को नए क्वाड के रूप में कहा जाता है। मिडिल ईस्ट का क्वाड कहा जाता है, इसको मिडिल ईस्ट का क्वाड कहा जाता है। I2U2 का भारत इसमें भी सहयोगी राष्ट्र के रूप में इस संगठन में भी शामिल है। ये क्या हो गया, डिफेंस पैक्ट हमारे हो गए। अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी हमारा है। नासा, इसरो जो है, ये निसार इनका है, एक संगठन, प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं दोनों, इसरो और नासा काम कर रहे हैं। जून 2023 में इसरो ने बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण और संधारणीय नागरिक अन्वेषण भाग लेने के लिए नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा ICET, AI, क्वांटम टेलीकॉम और जहाज़ों के इंजन, उसके अलावा और क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर चिप, इनके निर्माण में भी भारत और अमेरिका मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारत और अमेरिका मिलकर जब इसमें काम करते हैं तो चीन को काउंटर कर सकते हैं। इसलिए साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सभी पहलू पर भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख चुनौती क्या है? अब देखिए, ऊपर का मैंने डायमेंशन पढ़ाया, अब अगला कौन सा आ गया, चुनौतियां कौन से हैं भाई, चैलेंजेस क्या क्या हैं। भारत की विदेश नीति की अमेरिका आलोचना करता है हमेशा। अमेरिका बोलता है या तो हमारे पक्ष में रहो या तो रूस के पक्ष में चले जाओ खुलेआम। हम क्या बोलते हैं, हम ना तो आपके पक्ष में रहेंगे ना तो हम रूस के पक्ष में रहेंगे। हम किसके पक्ष में रहेंगे? तो हम अपने पक्ष में रहेंगे। हमारा अपना ही एक पक्ष है, हम उसी में रहेंगे। हमारा बेनिफिट होगा तो हम रूस से तेल खरीदेंगे, हमारा बेनिफिट होगा तो हम आपसे हथियार खरीदेंगे, हमारा बेनिफिट होगा तो हम रूस से भी हथियार खरीदेंगे और आपसे भी खरीद लेंगे। हमारा अपना हित है। हमारी विदेश नीति भारतीय लोगों को समर्पित है, भारत देश को समर्पित है। हमारी विदेश नीति अमेरिका या रूस को समर्पित नहीं है। यही वो विदेश नीति की आधारशिला नेहरू जी ने डाला था, जब उन्होंने बोला था ना तो हम USA के साथ जाएंगे ना तो USSR के साथ जाएंगे, हम अलग तीसरा ध्रुव बनाएंगे, जिसको NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम दिया गया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नाम दिया गया था। ये उसी का परिणाम है कि आज हम इतने स्वतंत्र विदेश नीति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उसने हमेशा ही आलोचना की है हमारी विदेश नीति की कि आप खुलकर किसी के सपोर्ट में नहीं आते। हम तो बोलते हैं कि हम अपने सपोर्ट में रहते हैं खुलकर, बाकी दुनिया से हमें क्या लेना देना। यदि भारतीय अभिजात वर्ग ने लंबे समय से विश्व को गुटनिरपेक्ष के दृष्टिकोण से देखा है, विशेषकर शीत युद्ध के दौरान भी भारत ने हमेशा ही गुटनिरपेक्ष की नीति ही अपनाई और अमेरिका के लिए चिंता का विषय बना रहा। 9/11 का हमलों के बाद अमेरिका ने भारत से अफगानिस्तान में सेना भेजने के लिए कहा। भारतीय सेना ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि हम किसी दूसरे का युद्ध लड़ने कभी भी नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे अफगानिस्तान में लड़ने, और बिल्कुल सही फैसला था ये। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तब भी भारत के तत्काल प्रधानमंत्री ने सैन्य समर्थन रोक दिया, बोला कि हम आपका समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। आज ही भारत रूस यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका लाइन पर चलने से इनकार करता है। सस्ते रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड तोड़ रहा है और भारत ने खरीदा भी है। इस पर भी ट्रंप महोदय ने बोला कि हम आप पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो हमने बोला लगा लीजिए, खरीदना तो हम जारी ही रखेंगे। भारत को इतिहास के सही पक्ष में लाने की मांग को लेकर प्रायः अमेरिका समर्थक आवाज़ें उठाती रहती है भाई कि भारत अमेरिका का खुलकर सपोर्ट करे। वो इसका तर्क क्या देते हैं? वो इसका तर्क देते हैं कि चीन जो है ये कॉमन शत्रु है दोनों देशों का, तो हमें खुलकर एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए हर दृष्टिकोण से। जबकि हम क्या बोलते हैं कि हम अपने दुश्मनों से खुद हैंडल कर सकते हैं, हम चीन हो या पाकिस्तान हो, अपने स्तर से निपट सकते हैं। इसलिए हमें आपका सहयोग नहीं चाहिए किसी से लड़ने के लिए। हथियार हम पैसे देकर खरीद लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता भरा हुआ विदेश नीति इसको कहा जाता है कि हम डिपेंडेंट नहीं होंगे आप पर। अमेरिका प्रतिद्वंदियों के साथ भारत की भागीदारी, ईरान हो, वेनेजुएला हो, रूस हो, सभी के साथ में भारत की भागीदारी है। चीन है, एक तरफ भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है,
SCO का भी सदस्य हैं, इसमें सारे अमेरिका विरोधी लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ भारत क्वाड का भी मेंबर है और I2U2 का भी मेंबर है, G20 का भी मेंबर है। यही वो विरोधाभास है जिसको लेकर अमेरिका परेशान रहता है, जबकि हमने समझाया है कि सारे संगठन हमारे हित के लिए हैं, तो हमारे हित के लिए जो भी होगा उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। भारत ने ईरान को SCO में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। भारत के लोकतंत्र की अमेरिका द्वारा आलोचना की जाती है, करने दीजिए, कोई बात नहीं। उनमें से कुछ में अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, हर साल धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें भारत को जम के गाली देते हैं कि आपके यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को धार्मिक तौर पर दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। आर्थिक तनाव भी होता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिका को सामान ज़्यादा नहीं बेचने देता है, वहीं भारत जो है अमेरिका में जाकर खूब सामान बेच रहा है, इसलिए वो बोलते हैं कि हम आप पर टैरिफ लगा सकते हैं। जून 2019 से प्रभावी होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने GSPA वरीयता का एक प्रणाली था जिससे भारत को हटा दिया। इस वरीयता की प्रणाली में क्या होता था कि लीस्ट डेवलप कंट्री जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इन सारे देशों को अपने सामान को कम टैरिफ पर, कम कस्टम पर, कम टैक्स पर अमेरिका में बेचने के लिए अनुमति मिली हुई थी। इस लिस्ट से उन्होंने भारत को निकाल दिया था, जिससे भारत के सामान वहाँ पर महंगे बिके, लेकिन फिर भी बिके, इससे भी अब उनको परेशानी हो रही है। तो ठीक है, आगे की राह क्या हो सकती है? मुक्त व्यापार और नियम से बंधे हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी महत्वपूर्ण है। अद्वितीय जनसांख्यिकी लाभांश अमेरिका और भारतीय कंपनी को मिलकर काम करना चाहिए। बहुत बड़ी भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में रहती है, उनके साथ रिलेशन को देखते हुए भारत को और अमेरिका को जो भी उनके संबंधों में मतभेद है उसको दूर करना चाहिए। और कॉमन कॉज तो है ही अपने पास में, चीन जैसे देश को टैकल करना है, तो इस पर भी दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। मैंने आपको भारत अमेरिका संबंध में चैलेंजेस क्या क्या हैं वो पढ़ाए हैं आपको, और हाल फिलहाल के दौर में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें 1-2 चैलेंज और ऐड हो सकते हैं, जैसे टैरिफ वॉर जैसे चीज़ें शुरू हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको इकोनॉमिक पहलू समझाया, साइंस एंड टेक का समझाया, आपको पॉलिटिकल समझाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सहयोग समझाया, डिफेंस समझाया, सारा कुछ समझा दिया है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इंडिया US रिलेशन अभी हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। सप्ताह में 2-3 लेक्चर ज़रूर आएगा IR का, और फरवरी माह में 10 तारीख के बाद, 10 फरवरी के बाद, 10-11 फरवरी के बाद आपको GS के और भी लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, बहुत दिनों बाद मैंने IR पढ़ाया है, ज़रूर ही बताइएगा कैसा लगा है। कुछ कमी रह गई हो, कुछ खामी रह गई तो भी आप बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद आप सभी का।